Good afternoon, one and all. Today is 11th October 2021 and we'll be taking Linux session, types of files. Okay, we have already seen different types of files. Now this is the second way to categorize the file under three: user data files, system data files, and executable files. Okay, can anybody unmute yourself and tell me different types of files which we have seen in the last class? लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की फाइल्स देखी थी? एनीबॉडी? यूजर बाइंडेड, सिस्टम बाइंडेड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डिवाइस फाइल, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, वेरिएबल फाइल, टेम्पोररी फाइल, यूजर प्रोग्राम्स, होम डायरेक्टरीज, boot leader files, system libraries, optional add-on apps, mount directory, removable device service data. Okay, very good. Mute yourself. Now we have seen these different types of files by Sagir. Sagir ने अभी बताया कि different types of files we have studied. Now this can also be categorized under user data files, system data files, and executable files. User data files are the files created by users. These are the data files which are being created by the user. नाम ही बता रहा है user data files, मतलब जो फाइल्स को यूजर क्रिएट करता है, those files are categorized as user data files. These are the files which are created under the home directory. यूजर की होम डायरेक्टरी में क्रिएट करते हैं. अभी हमने देखा था होम डायरेक्टरी का पाथ क्या होता है. अगर एक यूजर ने MCA लॉगिन से लॉगिन किया है, यूजर का नाम MCA है, तो उसका होम डायरेक्टरी का पाथ क्या होगा? /home/username. The command can be listed using the following command: ls-l/home/mca. आप उसको लिस्ट आउट कर सकते हो. ये प्रॉम्प्ट होता है, इस प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड लिख सकते हैं. ls is listing of files, -l ऑप्शन लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स. तो यूजर डेटा फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो यूजर क्रिएट करता है. एक यूजर की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, परमिशन क्या होती है, प्रिविलेजेस क्या होती है, किसके अंदर वो वर्क कर सकता है. द यूजर कैन वर्क अंडर इट्स होम डायरेक्टरी ओनली. Path of the home directory is /home/username. तो ये /home/username is the path in which a user can work. इसके ऊपर में पेरेंट डायरेक्टरी मतलब /home पे वर्क नहीं कर सकता, रूट पे वर्क नहीं कर सकता, /etc/bin पे वर्क नहीं कर सकता. वहां उसके कंटेंट्स को देख भले ही सकता है, बट उसके अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकता, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता, न्यू फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकता. सिर्फ उसकी एक्सेसिबिलिटी फाइल क्रिएशन की और डायरेक्टरी क्रिएशन की होम डायरेक्टरी के अंदर रहती है. किसकी? यूजर की. इसलिए यूजर को परमिशन कौन सी होती है? /home/username जो डायरेक्टरी दी होती है, इसी के अंदर वो यूजर अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकता है, अपनी डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकता है. सो ये जो पाथ है वो यूजर की डेटा फाइल्स को क्रिएट करने का पाथ है. यूजर डेटा फाइल्स वो फाइल्स होती है जो यूजर क्रिएट करता है. इनको हमको अगर देखना है कि कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो ls कमांड यूज की जा सकती है. ls इज द कमांड व्हिच इज यूज्ड टू सी द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी. ls-l लॉन्ग लिस्टिंग बताता है. ये -l ऑप्शन है ls के साथ में, दैट इज लॉन्ग लिस्टिंग. उसके बाद में अगर हमने पाथ दिया तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का लॉन्ग लिस्टिंग दिखाई देगा. Second type of data files are system data files, the files which are installed at the time of installation of the system. Operating system जब installation होता है उस समय जो files install होती है, those files are called as the system data files. If a new software is configured after Linux operating system install, these files are also considered as the system data files. अगर कुछ नई files install हो रहे हैं, कुछ नए software install हो रहे हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो नए ऐप इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, दोज फाइल्स, दोज डायरेक्टरीज आल्सो कम्स अंडर सिस्टम डेटा फाइल्स. द कमांड टू सी ऑल द सिस्टम डेटा फाइल्स अंडर रूट इज ls root. तो सिस्टम डेटा फाइल्स जो होती है वो पूरी डायरेक्टरीज जो हमने ये अभी देखी थी पिछले क्लास में, ऑल दीज डायरेक्टरीज एक्सेप्ट होम के अंदर यूजर नेम, इस डायरेक्टरी को छोड़ के /home के अंदर यूजर नेम को छोड़ के सारी डायरेक्टरीज जो है वो सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करती है. तो ये सिस्टम डेटा फाइल्स कहलाती हैं. So if new software is configured after Linux operating system is installed, these files are also considered as system data files. The command to see all such system data files under root is ls and then the root. ls के बाद रूट किया. अगर सिर्फ ये रूट के ऊपर करंट वर्किंग डायरेक्टरी सिंपल ls भी टाइप किया तो आपको करंट डायरेक्टरी का कंटेंट्स दिखाई देगा. थर्ड टाइप ऑफ फाइल इज एग्जीक्यूटेबल फाइल.
These are the files which are having required executable permissions. ठीक है, files which are having required executable permissions are called as the executable files. To check the executable permission of the file, the following command is used: ls-l, and the ls-l will give you the detail about long listing of the executable file contents. These are the files with the extension which is used for executing a command. कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फाइल्स रखती है, दिस इज डिनोटेड एज एक्स. जो भी फाइल जिसके पास में एक्स है, यहाँ पर एक्स, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट एंड एक्स फॉर एग्जीक्यूटेबल परमिशन, तो जो भी फाइल्स का एक्स परमिशन है, दोस फाइल्स कम्स अंडर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. वो फाइल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जैसे रिज्यूम की फाइल है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है. Now let's begin with the new topic, that is file access permission. ASS, ACCSS, access permission, file access permission. ls command displays the name of files. -l option with ls displays the name of the file along with the date and time of creation, the size of the username and the group name, and the access permission for the file. ls-l, ls-l जो कमांड है, ये कमांड किस लिए यूज करते हैं? फाइल की एक्सेस परमिशन देखने के लिए. तो एक फाइल को कौन कौन सी परमिशन होती है? एक फाइल को रीड परमिशन होती है, राइट परमिशन होती है और एग्जीक्यूटेबल परमिशन होती है. रीड परमिशन मतलब फाइल के अंदर के कंटेंट्स को हम पढ़ सकते हैं. राइट परमिशन मतलब फाइल के अंदर के कंटेंट्स को हम फाइल के अंदर कंटेंट्स को हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. एक्स इज फॉर द एग्जीक्यूटेबल फाइल. एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब फाइल के अंदर के कंटेंट्स को हम मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं, सॉरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. तो वो जो सारी फाइल जिसको एक्स एग्जीक्यूटेबल, जैसे पेंट की फाइल है, जो पेंट रन करने के लिए चाहिए होती है, एमएस पेंट अगर हमने टाइप किया तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी. एमएस वर्ड, WORD, तो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है. एक्सेल किया, एक्सेल किया तो एक्सेल ओपन हो जाता है, तो वो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है. तो जब भी हम ls-l कमांड देते हैं, उसके साथ में हमको उसकी एक्सेस परमिशन दिखाई देती है. एक फाइल को कौन कौन सी एक्सेस परमिशन होती है? रीड, राइट और एग्जीक्यूटेबल. अब इसमें तीन चीजें हैं. पहला वाला RWX दिख रहा है, सेकंड RWX दिख रहा है, नेक्स्ट R-X. अगर यहाँ हाइफन है, इसका मतलब कि ये राइट परमिशन नहीं है यहाँ पे. तो तीन कौन कौन से परमिशन ओनर्स रहते हैं यहाँ पर? पहला RWX, दूसरा RWX और तीसरा RWX. तो तीन टाइप के ओनर्स रहते हैं जिनको ये रीड, राइट और एग्जीक्यूटेबल परमिशन रहती है. और पहले में ये अगर हाइफन लिखा हुआ है तो इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी फाइल, नॉर्मल फाइल ट्रीट होता है. तो द फाइल एक्सेस परमिशन, the first column represents the permission of the file or the directory. तो पहला कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो पहला वाला डिनोट किया हुआ है, ये फाइल है या फिर डायरेक्टरी है. The permission of for a file or a directory are R for indicates that it is a read permission, and the octal number which is assigned to this read is 4. W indicates it as a write permission, and the octal number assigned to W is 2. X indicates it is an executable permission, and the octal number assigned to it is 7. Octal, why? Because if I combine 4 plus 2 plus 1, it becomes 7. So octal number varies from 0 to 7 only. 8 रहता है. octal मतलब to the base 8 रहता है. अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो octal में बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, 0 1. octal का बेस 8 होता है, 0 to 7. हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, 0 to 9 and A to F. Okay, so here this representation W represents in an octal form as 4, R represent octal form as a 4, W represent octal form as a 2, X represent octal form as 1. So the permission can be granted or revoked, are symbolically represented by the letter R, W and X, and are grouped together as RWX for different users in Linux. Linux के ऊपर different users के ऊपर ये permission काम करता है. Okay, we will see the detail of all these later on. File access permission के बारे में हम next unit में और अच्छे से पढ़ेंगे. Just it is being introduced over here. Now comes the naming files and directories. File को किस तरह से नाम देते हैं और directory को किस तरह से नाम देंगे. Now one thing you have to remember is that Linux is case sensitive. Case sensitive means suppose if you write a
नेम ऑफ अ फाइल एज जॉन, JOHN। तो जे अगर कैपिटल है तो जब हम उसको यूज करेंगे तो कैपिटल में ही यूज करना है। केस सेंसिटिव मीन्स अपर केस में है तो अपर केस में ही इस्तेमाल करना है, लोअर केस है तो लोअर केस में ही। वो केस में डिफरेंशिएट, जो हमारे कैपिटल केस है उसको कैपिटल ही कंसिडर करता है, स्मॉल केस में नहीं लेता है उसको। बट विंडोज इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर आपने कोई भी फाइल का नाम जॉन लिखा है तो स्मॉल जे हो या कैपिटल जे हो, वो दोनों को सेम ही कंसिडर करता है। ओके, नाउ इट कैन यूज अपर केस लोअर केस लेटर्स। जब हम नाम देते हैं फाइल का तो लोअर केस अपर केस लेटर्स यूज कर सकते हैं, डॉट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट दिस नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड फॉर नेमिंग अ फाइल और अ डायरेक्टरी। He can use blank space but should avoid using it. Blank space अगर आप यूज करते हो फाइल का नाम में तो वो चलता है, बट आपको उसको ध्यान में रखना है कि आपने ब्लैंक स्पेस दिया है। Do not use slash root directory which is reserved as a separator between files and the directories in the path name। path name में जो ये बैकस्लैश है इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये path name के लिए स्पेसिफिक यूज करता है, फाइल के नेम में ये यूज नहीं करना है सिंबल। Can use dot file name extension to identify, for example .sh that is shell file, .tar, .gz, .zip। तो ये compressed file archives के लिए यूज किया जाता है, तो extensions जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। You can use it also। Limit of the file or the directory is 255 characters, उससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। File name must be unique inside the directory, directory के अंदर file name जो है वो unique होना चाहिए। And avoid using these special characters less than ये backslash, less than, greater than, pipes, colon, ampersand, ये special characters you should avoid while using the giving the name to a file or a directory। Now swapping, spawning process। spawning process क्या होता है? We will talk about spawning process first of all, and then we will be talking about the different commands। Memory management is an essential aspect of every system administrator to improve the performance of the Linux system। It is always a good practice to monitor the spawn space usage in Linux to ensure that your system operates relative to its memory demands। So what is basically spawn and spawning process? It is basically the child creation। Spawn is restricted to amount of the physical memory that is allocated to use by the operating system, and any running process which is being used उसके जो child process create होते हैं that is called as spawning। We will see spawning process also in detail later on। spawn command वगैरह ये मैं अच्छे से detail में देखूँ। Let's talk about the features of the Linux operating system। चलो, portable। what the basic features of Linux operating system? Portable, open source, multi-user, multi-programming, hierarchical file system, shell, security। Four, three features, 4, 3 plus 4, 7। Portable Linux operating system, first feature portable होता है, open source है, multi-user। First feature of Linux operating system is portable। portable मतलब software can work on different types of hardware in the same way। Linux kernel and application program supports their installation on any kind of hardware platform। मतलब कोई भी काइंड का हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो Linux की स्पेसिफिक एप्लीकेशंस रहती हैं वो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो वर्क करती है। So why it is called as portable? Because you can, without regarding of specific hardware, it can be installed on that and you can work with the operating system। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हो। So it supports Linux kernel and application, supports the installation of any kind of platform। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको वर्क कर सकते हैं। सेकेंड फीचर ऑफ Linux ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ है कि Linux का जो सोर्स कोड है वो फ्रीली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, and it is the community based development project। multiple teams work in collaboration to enhance the capability of Linux operating system and it continually evolves। मतलब ओपन सोर्स जो है इसका मतलब होता है कि Python is also open source। आप इसको सॉफ्टवेयर को
इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो उसको और यूज कर सकते हो। ठीक है, जावा इज ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसका जो लोअर वर्जन है कोर जावा, दैट इज ऑल्सो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, उनको आप इंस्टॉल कर लो और उसको आप वर्क कर सकते हो। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, रेड हैट लाइनक्स का अवेलेबल है और ubuntu का अवेलेबल है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन open source. Multi-user, Linux is a multi-user system, means multiple users can access system resources like memory, RAM, application programs at the same time. एक से ज्यादा यूजर जो है वो इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूज कर सकते हैं। Like Windows is also a multi-user multitasking environment. Similarly, Linux is also a multi-user operating system where multiple users can access the operating system. Next feature of Linux operating system is multi-programming. Linux is multi-programming system. It means multiple applications can run at the same time. एक system के ऊपर एक से ज़्यादा application run करना है, एक से ज़्यादा program run करना है. That is called as multi-programming. So multiple programs can run at the same time on the Linux operating system. That is why it is called as multi-programming. Hierarchical file system. Linux provides a standard file structure in which system files, user files are arranged. ये अभी हमने देखा था कि it provides us the hierarchical type of structure where root contains different. This is hierarchical file structure where root contains different directories which are used for different purpose, system defined purpose. So it's a hierarchical type of structure. Linux provides us hierarchical type of structure. Next is shell. This is unique feature of Linux operating system. ये Windows में available नहीं है। Shell. Linux provides a special interpreter program which can be used to execute commands to the operating system. It can be used to do various types of operations, call application programs, etc. Shell is one of the special feature of Linux operating system which helps in interpreting the एग्जीक्यूटेबल कमांड्स। जो कमांड हम टाइप कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करता है शेल। शेल जो रहता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है, यूनिक फीचर है, जो हम कमांड टाइप करते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। सो लाइनक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्राम that can be used to execute the commands of the operating system. Remember this definition. I'll be asking you when we'll be talking about the shell script. मतलब जो हमारे पास में एग्जीक्यूटेबल कमांड्स रहती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है ये शेल। शेल इज रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रिटेटिंग का काम होता है। इंटरप्रिटेशन मींस व्हाट, उसको समझना और उसको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट मतलब उसका आउटपुट, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको दिखाना। एंड द लास्ट फीचर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिक्योरिटी. Linux provides user security using authentication features like password protection, control access to specific files, encryption of data. Security provides करता है मतलब जो भी डेटा हमारा, जो भी वर्क हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो हमारा सिक्योर है, ऑथेंटिक है, उसको हम रिलाय कर सकते हैं। So these are the 7 features of Linux operating system. First feature is portable, second feature open source, third multi-user, multitasking, hierarchical file system, shell and security. Okay. Now let's talk about the components of Linux operating system. 3 components of Linux operating system: kernel, system libraries and system utility. Okay, what are the 3 components of Linux operating system? Kernel, system library and system utility. We will be talking about kernel, system library, system utility and this architecture structure of Linux operating system. So just see the structure of the Linux operating system and draw it, and we will be continuing this in the tomorrow's session.